हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 जियोग्राफी भूगोल का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आया हूं 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट 2025 बोर्ड एग्जाम में यूपी बोर्ड का पेपर देने वाले हैं तो 732 डी के ये कोड है, पेपर का वायरल पेपर है आप सभी के लिए। और इस पेपर को मैं हल सहित बताने वाला हूँ, यानी सोल्यूशन भी देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं। ठीक है, पूर्णांक आप लोगों का जियोग्राफी भूगोल का 70 नंबर का होता है। टाइमिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं और आपका ऐसे ही 2025 की बोर्ड एग्जाम में पेपर आने वाला है। यहाँ पर आप कुछ निर्देश दिया हुआ, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। पेपर में इसी निर्देश के हिसाब से आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8 बहुविकल्पीय प्रश्न जो है आपकी यूपी बोर्ड क्लास 12 भूगोल में पूछे जाते हैं। तो 8 बहुविकल्पीय प्रश्नों को चलिए उत्तर दे लेते हैं। और यदि आप लोगों को ये पेपर चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वायरल पेपर है, इसको हल करके जाते हो तो आपका 65 नंबर बिल्कुल कन्फर्म है स्टूडेंट, कोई भी नहीं कट करेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित देशों में से किस में अधिक जनसंख्या है। यानी इन चारों में से आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन्हीं में से बताना है कि किस में सबसे अधिक जनसंख्या है, ये आप लोगों को बताना है। तो इनमें से स्टूडेंट आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिका भी आप कह सकते हैं। यूएसए में यानी रूस में ना सबसे कम जनसंख्या है, ऑस्ट्रेलिया में भी कम है, ब्राज़ील में भी कम है। तो इसमें से रूस जो आपका बिल्कुल भी नहीं है, तो इसमें से आपका अमेरिका हो जाता है। देखिए पहले नंबर पर विश्व की जनसंख्या की मैं बात करूं तो चीन आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, दूसरे पर आपका भारत आ जाएगा, इंडिया। तीसरे पर आपका आ जाएगा यूएसए। ठीक है, और चौथे पर आपका आ जाएगा जो है कौन सा आ जाएगा, इंडोनेशिया चौथे नंबर पर। तो ये तीसरे नंबर पर आता है जो कि सबसे अधिक जनसंख्या है। यहाँ पर अभी चीन होता तो चीन सबसे ऊपर आता। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का आपका भी राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ है, दूसरा नंबर, कि निम्नलिखित में कौन सा विकास का यहाँ पर देखिए सर्वोत्तम वर्णन करता है। ठीक है, तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, गुण में धनात्मक परिवर्तन हो जाएगा, जो कि दूसरे का आपका बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन, ऐसे ही आप लोगों का क्वेश्चन आएगा और कॉपी में कैसे लिखना मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल प्रशिक्षण किया गया। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो इनमें से भैया डेनमार्क हो जाएगा। आप सभी को पता होगा डेनमार्क में सहकारी कृषि का सफल प्रशिक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 4 नंबर, देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा एक वनों पर आधारित उद्योग है। तो ये थोड़ा माइंडेड क्वेश्चन से स्टूडेंट थोड़ा माइंड लगाएंगे अपना दिमाग, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बखूबी मिल जाएगा। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, कागज उद्योग। जैसे कॉपी पेन, पेन तो नहीं, जैसे कागज वगैरह जो बनते हैं जिससे हम लिखते हैं कॉपी वगैरह, ये कागज उद्योग पर ही आधारित है और वनों पर आधारित उद्योग भी मानी जाती है। टिश्यू पेपर आप लोग यूज करते होंगे काफ़ी स्टूडेंट, ठीक है, उनके घरों में होगा। तो क्या है, वो कागज से ही बनते हैं, पेड़ से कटते हैं, तो ये वनों पर आधारित उद्योग माने जाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ है, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और आपके 8 नंबर का पूछा जाएगा, यानी एक नंबर का 8 क्वेश्चन, जिससे 8 नंबर पक्का हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में कौन सा सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। तो वो आपका पर्यटन हो जाएगा। 5 नंबर का सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, या सेवा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूजन है, क्योंकि बुक में क्या है, काफ़ी बुक में दे रहा था सेवा और गूगल पर पर्यटन दिखा रहा था। आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए मैं सेवा पर जाता हूँ, पर्यटन गूगल पर दिखा रहा था, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर स्टूडेंट। इनका 5 नंबर का डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। फिलहाल 6 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ स्टूडेंट, 6 नंबर क्वेश्चन, कि वस्तुओं और व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर यहाँ पे देखिए आवागमन क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है स्टूडेंट, ये आपका यहाँ पर स्टूडेंट परिवहन कहलाएगा, ना कि प्रवास। ठीक है, परिवहन कहलाएगा स्टूडेंट। जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि व्यक्तियों और यहाँ पर देखिए वस्तुओं और व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन कहलाता है परिवहन। ठीक है, तो 6 नंबर का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का 7 नंबर, कि संचार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं, तो ये आपका विस्तृत पतन में हो जाएगा, यानी वी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आपके यूपी बोर्ड में ऐसा ही पेपर आएगा। आपका 10 मार्च को शायद यूपी बोर्ड का पेपर है स्टूडेंट भूगोल का,
आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पर पूर्ण रूप से हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराऊंगा, ठीक है। आपका जो 70 में से 65 का टारगेट है वो ज़रूर मैं पूरा कराऊंगा। बस आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में जन्म दर सबसे कम है। भारत के जो किस राज्य में जन्म दर सबसे कम है तो वो आप लोगों को बताना है। तो इनमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा, केरल हो जाएगा स्टूडेंट। जन्म दर यहाँ पर क्या है, सबसे कम है। तो 8 का सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो 8 है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सा मैंने बता दिया है। अब हमारा आ जाता है यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। ये भी 8 क्वेश्चन स्टूडेंट भूगोल में पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। जब आप एक क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तब आपको एग्जामिनर 2 नंबर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अप्रवासी और उत्प्रवासी से आपका क्या आशय है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही साधारण सा है कि अप्रवासी और उत्प्रवासी से आपका आशय क्या है। तो उत्तर भी मैं लेकर आया हूँ, इसका मैं सोल्यूशन भी देने वाला हूँ और आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही आंसर को लिखना है। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, वो चाहे अति लघु उत्तरीय का हो या लघु उत्तरीय का है या विस्तृत यानी दीर्घ उत्तरीय का हो, तो आपको आंसर सटीक लिखना है, ठीक है। तो ये देखिए आंसर देखिए, वह प्रवासी जो किसी नए स्थान पर चले जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं, जबकि वह प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं, ठीक है। तो अप्रवासी और उत्प्रवासी में क्या डिफरेंस है आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 10 नंबर, देखिए मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं, इनके बारे में बताना है। तो इसका उत्तर देखिए, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीते हुए ज्ञान प्राप्त करना तथा एक शिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना मानव विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। मानव विकास के ये पक्ष 3 मूलभूत क्षेत्रों में निहित होना आवश्यक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कौन कौन से क्षेत्र हैं। सबसे पहला है आर्थिक क्षेत्र, दूसरा है सामाजिक क्षेत्र तथा तीसरा है जनसांख्यिकीय क्षेत्र। अतः इन तीनों क्षेत्रों के विकास से ही मानव विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर स्टूडेंट 11 नंबर, देखिए द्वितीय क्रिया तथा तृतीय क्रिया के 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है। ये 2 नंबर का सिर्फ भूगोल में क्वेश्चन का आंसर है। जवाब देंगे तो 2 नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो उत्तर देखिए, द्वितीय क्रिया के 2 उदाहरण में देना है तो कुटीर उद्योग एवं विनिर्माण उद्योग, ठीक है। और तृतीय क्रिया के 2 उदाहरण बैंकिंग सेवा एवं पर्यटन सेवा, ठीक है। तो ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है कि द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया के 2 उदाहरण देना था, ठीक है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है अति लघु उत्तरीय का कि कुटीर उद्योग से आप क्या समझते हैं, हमें परिभाषा देना है इसका। तो देखिए ऐसे ही आप लोग पेपर में उत्तर दीजिएगा आंसर। कुटीर उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें दस्तकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं एवं साधारण औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। निजी उपभोग के बाद शेष बचे तैयार माल को स्थानीय बाजार में विक्रय कर दिया जाता है, यानी उसको बेच दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने क्वेश्चन बैंक और बुक में भी देख सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देश के नाम लिखिए, ठीक है। तो 2 नंबर है उत्तर देखिए, चिकित्सा पर्यटन नवीनतम प्रवृत्ति है जिससे भारत, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर आदि देशों का बहुत लाभ प्राप्त हुआ है। भारत, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल विकिरण बिंबों के अध्ययन से लेकर चुंबकीय अनुनाद बिंबों के निर्वाचन और यहाँ पर देखिए निर्वचन और पराच्छव्य परीक्षणों तक, यहाँ पे देखिए परीक्षणों तक की विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध करा रहे हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। तो विश्व की चिकित्सा पर्यटन के बारे में थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें थाईलैंड भी है, मलेशिया भी है, भारत भी है, सिंगापुर भी है, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन, परिवहन क्या है। परिवहन के बारे में आपको परिभाषा देना है डियर स्टूडेंट कि परिवहन होता क्या है। बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है, परिवहन एक उत्पादक क्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं तथा व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की पारिश्रमिक के रूप में आय प्राप्त होती है, ठीक है। ये परिवहन की परिभाषा है। 15 नंबर क्वेश्चन है, मुंबई बंदरगाह की भौगोलिक अवस्थिति का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये भी भैया 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो हमें किसके बारे में बताना है, मुंबई जो हमारा बम्बई बंदरगाह है
ठीक है, तो इसके बारे में बताना है। तो उत्तर देखिए, भारत के पश्चिमी तट पर एक द्वीप पर स्थित मुंबई देश का द्वितीय महान नगर, प्रमुख पतन, व्यापारिक केंद्र तथा औद्योगिक नगर है। यहाँ सूती वस्त्रोद्योग व फिल्म उद्योग विशेष रूप से विकसित है। यहाँ के प्रमुख निर्यात पदार्थ सूती वस्त्र, तिलहन, चमड़े का सामान, मैग्नीज, अभ्रक आदि तथा आयात पदार्थ मशीनरी, इस्पात, कागज, रेशमी वस्त्र, रसायन व खनिज तेल आदि है। ठीक है, तो मुंबई बंदरगाह की भौगोलिक अवस्थिति है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका आंसर पूरा दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, माइंड में आपके नहीं जा रहा है क्वेश्चन का आंसर, तो आप लोग वीडियो को रोक कर आराम से देख सकते हैं। ठीक है, जब आप लोग समझ जाएंगे फिर इसका आंसर आप लोग बखूबी से जान जाएंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, भूगोल में यही होता है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। भूगोल इतना आसान नहीं है आपके अंदर दिमाग में जाना, बस जो पढ़ते हैं, जो 100% स्टडी पर ध्यान देते हैं, उनको ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के 2 सर्वाधिक जनसंख्या तथा 2 न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य के नाम बताइए। ठीक है, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए उत्तर, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य से देखिए सिक्किम और मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश भैया सबसे अधिक 25 करोड़ जनसंख्या, यानी पूरी भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कम से कम 25 करोड़ जनसंख्या निवास करती है स्टूडेंट। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको। अब हमारा आ चुका है भूगोल में, जो कि पेपर में आएगा सेम ऐसे ही। स्टूडेंट ये आप लोग याद रखिए कि समझ लीजिए कि आपका पेपर है, आप पेपर दे रहे हैं हमारे सामने, ये पेपर भी आप लोग सॉल्व कीजिए क्योंकि टाइम कम बचा है। और जब आप जब आप ये पेपर सॉल्व कर लेंगे तो समझ लीजिए कि आपका 70% तक जो क्वेश्चन है वो आपने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और इसमें बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इग्नोर मत करना, क्योंकि न्यू पैटर्न पर आधारित है और आपके इस बार 10 मार्च को जो आपका पेपर है भूगोल का, शायद उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर को। टोटल ये 6 क्वेश्चंस होता है, जैसा कि आप लोगों ने निर्देश में देखा ही होगा। शुरू में 6 क्वेश्चंस होता है, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको 4 नंबर दिया जाएगा जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कॉपी में। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है दिया हुआ कि जनसंख्या घनत्व के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 50 शब्दों में इसका बेसिकली हमें आंसर देना है। ठीक है, तो उत्तर देखिए, जनसंख्या घनत्व के निम्नलिखित 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है गणितीय घनत्व। ठीक है, देखिए गणितीय घनत्व में भी प्रकार है कि किसी प्रदेश की जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के अनुपात को गणितीय घनत्व कहते हैं, ये सबसे प्रचलित विधि है। ठीक है, दूसरा है कार्यिक घनत्व, किसी क्षेत्र की कृषिकृत भूमि तथा कुल जनसंख्या का अनुपात यहाँ पर देखिए कार्यिक घनत्व कहलाता है, किंतु औद्योगिक देशों के लिए इस विधि का प्रयोग उचित नहीं है। ठीक है, उसके बाद में देखिए तीसरा इसमें आर्थिक घनत्व। आर्थिक घनत्व में क्या होता है कि किसी प्रदेश के आर्थिक संसाधनों की क्षमता एवं जनसंख्या के अनुपात को आर्थिक घनत्व कहते हैं। इसको गणना कठिन होता है, यानी इसका जो गणना करना वो क्या होता है, वो कठिन होता है डियर स्टूडेंट। 4 नंबर है कृषि घनत्व, कृषि के अंतर्गत क्षेत्रफल एवं कृषक जनता के अनुपात को कृषि घनत्व कहते हैं। तो ये मैंने 4 प्रकार बताए जनसंख्या घनत्व के, यहाँ पर 5 प्रकार बताए गए हैं, लेकिन आप लोग 4 ही प्रकार लिख दोगे तो भैया 4 नंबर फिक्स है। 5 नंबर का होता तो मैं 5 आपका दे देगा। देखिए 50 शब्दों में देना होता था, ज़्यादा बड़ी में मत दीजिए क्योंकि आपको और भी क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो जितना पूछा गया उतना ही बोर्ड एग्जाम में कीजिए। ये नहीं कि आप 50 नंबर का क्वेश्चन 50 शब्दों में आंसर लिखा है, आप 150 शब्दों में लिख दीजिए, तो आपको एग्जामिनर देगा 4 नंबर, क्योंकि वो अति लघु जो लघु उत्तरीय प्रश्न है भूगोल का। अब यही सोशियोलॉजी में या आपका स्टूडेंट है नागरिक शास्त्र में या आपका अर्थशास्त्र में पूछ लिया था, तो आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन का 6 नंबर का आंसर होता। जब आप 6 नंबर का क्वेश्चन होता, जब आप आंसर लिखते तो आपको 6 नंबर दिया जाता। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मानव विकास अवधारणा के अंतर्गत क्षमता और सतत पोषणीयता से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो उत्तर देखिए। सबसे पहला समता के बारे में देख लेते हैं। समता से आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध होने वाले अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करने से है। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए, यानी विचार जो है वो बिना समान होने चाहिए। यद्यपि ऐसे ज़्यादातर तो नहीं, तो फिर भी यह लगभग प्रत्येक समाज में घटित होता है।
यहाँ पर देखिए उदाहरण भी दिया हुआ है। उदाहरण, किसी भी देश में ये जानना रुचिकर होता है कि विद्यालय से विरत अधिकांश छात्राएं किस वर्ग से हैं, यानी किस कास्ट के हैं। दूसरा यहाँ पर देखिए सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता से आशय अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता, ठीक है, इसमें और निरंतरता से है। सतत पोषणीय मानव विकास के लिए प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसरों का मिलना आवश्यक है। अतः समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए, ताकि भावी पीढ़ियां भी इन संसाधनों का उपयोग, यहाँ पे देखिए, उपभोग कर सकें। ठीक है, इस संबंध में बालिकाओं का विद्यालय भेजा जाना एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें 2 पॉइंट के थ्रू मैंने बताया, सतत पोषणीयता और समता। ठीक है, ये समझ में आ गया। आपका जो 18 नंबर क्वेश्चन था, 3 नंबर ये चैप्टर से लिया गया है, मानव विकास से। आप लोग क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि मिश्रित कृषि क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। ठीक है, हमें मिश्रित कृषि क्या है इसके बारे में बताना है, उसकी विशेषताएं के बारे में बताना है। तो टोटल 4 नंबर का बेसिकली क्वेश्चन है। इसका आंसर चलिए दे देता हूँ। देखिए उत्तर है, मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार है। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहला है, फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को इसमें समान महत्व दिया जाता है। दूसरा, इस कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। ठीक है। तीसरा है, गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का, सोयाबीन एवं चारे की फसल आदि प्रमुख रूप से बोई जाने वाली फसलें हैं इसमें। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 4 नंबर में, फसलों के साथ पशु जैसे भेड़, बकरी, सुअर, मवेशी, मुर्गी आदि का पाला जाता है मिश्रित कृषि में। 5वां है, यहाँ पे देखिए शयावर्तन एवं अतः, यहाँ पे देखिए अंतः फसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखती है। 6 नंबर है, इस प्रकार की कृषि में भारी पूंजी निवेश होती है। ठीक है, और 7 नंबर पॉइंट है, कुशल व योग्य कृषक इस प्रकार की खेती को करते हैं। और यहाँ पर देखिए 8 नंबर पॉइंट, ये कृषि महानगरों के समीप की जाती है। ठीक है, तो मिश्रित कृषि क्या है इसके बारे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी विशेषताएं आप देख सकते हैं। आप लोग आराम से वीडियो को रोक सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है स्टूडेंट, बस आप समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन कि स्वच्छंद उद्योग पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है कि स्वच्छंद उद्योग क्या है, इस पर हमें टिप्पणी लिखना है। उत्तर है, स्वच्छंद उद्योगों की स्थापना व्यापक विविधता वाले स्थानों पर की जाती है। ये उद्योग किसी विशिष्ट कच्चे माल, जिनके भार में कमी हो रही अथवा नहीं, पर निर्भर नहीं रहते। ये उद्योग कहीं से भी प्राप्त किए जा सकने वाले संगठक पुर्जों पर निर्भर रहते हैं। इसमें उत्पादक कम मात्रा में होता है और श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते। इनकी स्थापना में महत्वपूर्ण कारक सड़कों के जाल द्वारा अभिगम्यत होती हैं। क्या है? अभिगम्यत होती हैं। ठीक है, तो स्वच्छंद उद्योग पर टिप्पणी लिखना था। 4 नंबर का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आंसर। अगला क्वेश्चन है, संचार के कार्य बताइए। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर 50 शब्दों में देना है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, उत्तर देखिए, संचार प्रक्रिया निम्नलिखित कार्यों को संपन्न करती है। क्या है? संपन्न करती है। सबसे पहला है सूचना या जानकारी देना। दूसरा है संचार से जुड़े व्यक्तियों को प्रेरित और प्रभावित करना। तीसरा है संचार व्यक्तियों, समाजों और देशों के बीच संबंध स्थापित करता है। और चौथा है संचार विभिन्न तथ्यों, विचारों, मसलों पर व्यापक विचार विमर्श करने में सहायक होता है। इतना समझ में आ गया। 5 है मनुष्यों का मनोरंजन करना संचार का एक महत्वपूर्ण कार्य है। और 6 नंबर है संचार राष्ट्र की आर्थिक व औद्योगिक उन्नति में सहायता होता है। ठीक है, तो संचार के कार्य हमें बताने थे, इसका आंसर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा बखूबी से बताया गया है। ठीक है, उसके बाद में देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है शायद। ठीक है, भूगोल का, सीमावर्ती सड़कें किसे कहते हैं, इनका महत्व बताइए। ये देख सकते हैं, उत्तर में देख सकते हैं, वो देखिए, वे सड़कें जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाया जाता है सीमावर्ती सड़कें कहलाती हैं। सरल शब्दों में सीमावर्ती सड़कों को देश की सीमाओं पर बनाया जाता है। ये सड़कें सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले, देखिए, सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों में जोड़ने और प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रायः सभी देशों में गांवों एवं से यहाँ पर देखिए सैन्य शिविरों तथा वस्तुओं को पहुँचाने के लिए इन सड़कों का निर्माण किया जाता है।
अब देखिए सीमावर्ती सड़कों के महत्व या उद्देश्य। सबसे पहला, ये सड़कें सैनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है। दूसरा, ये सड़कें सैनिकों तथा युद्ध सामग्री और भोजन सामग्री पहुंचाने के लिए उपयोगी होती है। तीसरा, ये सड़कें देश की सीमाओं की निगरानी में सहायता होती है। कौन? सीमावर्ती सड़कें। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि सीमा जहाँ पर जवान तैनात होते हैं, ठीक है, उसमें रिलेटेड बताया गया है। तो ये 6 क्वेश्चंस का आंसर दे दिया आप लोग, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हमारा आ चुका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न टोटल 2 क्वेश्चन का हमें आंसर देना होता है। हर एक क्वेश्चन 6 नंबर का होता है। ठीक है, अथवा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जनसंख्या संबंधी समस्याओं का वर्णन कीजिए, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय बताइए। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप पेपर में ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि मानव और पर्यावरण के संबंधों की व्याख्या कीजिए। तो पेपर में दोनों में से किसी एक को करना है, लेकिन फिलहाल आप सभी क्वेश्चंस के आंसर को तैयार करना है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है भारत में गंदी बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 150 शब्दों में इसका आंसर आप लोगों को देना है। अथवा करके मानव भूगोल के अर्थ एवं विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब में आप देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, करना पेपर में 2 ही क्वेश्चन है, लेकिन फिलहाल आप सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। अब आ गया हमारा मैप से रिलेटेड क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नांकित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। ठीक है, यहाँ पर आपको 5 नंबर दिया जाएगा, तो 5 नंबर इतना आसान नहीं होगा। 1 नंबर जब दिया जाएगा स्टूडेंट, जब आप क्वेश्चंस को मैप में दर्शाएंगे और क्वेश्चंस को कॉपी में लिखेंगे, तब जाकर आपको 1 नंबर दिया जाएगा भूगोल में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला भारत का कौन सा राज्य है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। दूसरा है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा आपका, तो कौन सा हो जाएगा आपका स्टूडेंट? बताइए, बिहार हो जाएगा। ठीक है, बिहार हो जाएगा। तीसरा है सबसे अधिक स्त्री साक्षरता वाला राज्य, वो आपका केरल हो जाएगा। वह राज्य जहाँ कोचीपतन स्थित है तो वो भी केरल हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी तो आपका भोपाल हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी तो भोपाल। अब हमारा 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन क्या है कि विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। इसमें भी सेम प्रोसेस है, जब आप कॉपी में लिखेंगे और मानचित्र में दर्शाएंगे तब जाकर आपको 1 नंबर दिया जाएगा एक क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन है एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, यानी एशिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश तो आपका चीन हो जाएगा। दूसरे पर भारत, तीसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथे पर इंडोनेशिया। दूसरा क्वेश्चन है विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चौथा की बात हो रही है तो इंडोनेशिया, जैसा कि मैंने बताया आपको। ठीक है, तीसरा है जापान की राजधानी नगर तो टोक्यो। ठीक है, दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी तो अमेजन नदी, नाम सुना होगा आपने। पांचवा है विश्व का न्यूनतम जनसंख्या महाद्वीप तो आपका अंटार्कटिका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अंटार्कटिका। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 5 क्वेश्चन था। मानचित्र आप लोगों को कैसे भरना है भूगोल का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जाकर देख लीजिए कि भारत का मानचित्र कैसे भरा जाता है। ठीक है, मानचित्र भरने का सबसे बेहतरीन तरीका उसमें मैंने बताया है। मानचित्र ऐसे भरोगे तो आपका पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पेपर आप सभी देख सकते हैं, मैंने सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन का आंसर दे दिया। सिर्फ हमारे मानचित्र नहीं भरना आपको बताया है, वो वीडियो भी आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।